साम्राज्य की स्थापना की 1674 ईस्वी। आज के कार्यक्रम के जो पुरस्कार के कामों जो मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, इसके तहत हम लोग शास्त्र पूजन होगा, इसके मसले को समझ लेते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम के लिए हमारे बीच जो उपस्थित है मुख्य अतिथि के रूप में, अध्यक्षता के रूप में श्री अंजलि सिंह जी, आपसे आग्रह है कि थोड़ा सा अपना यहाँ पे स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच उपस्थित हुए हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्री हरिओम मंच पर
भारत में नव सूर्य उगाए
ध्वज प्रणाम 1 2 3 ऊपर पीछे। राष्ट्रीय सेवा संघ राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की एक अभिनेता एक पुस्तिका है। वर्तमान में संसद चालक इसके सदस्य संख्या 50 से 60 है। देश भर में करीब 57,000 शाखाएं चलाई जाती हैं। ये हिंदू राष्ट्रवादी और सैनिक स्वयंसेवक संगठन है। व्यापक रूप से भारतीय जनता पार्टी या RSS के नाम से प्रसिद्ध यह दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर हम लोग संस्कृति के लिए कार्यक्रम अपने इस शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य पर आयोजित विजयादशमी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि, खंड कार्यवाही, खंड के अन्य अधिकारीगण एवं हिंदू राष्ट्र का सपना लेकर के आए हुए आदमी व सम्माननीय सदस्य। सर्वप्रथम आप सबों को विजयादशमी की शुभकामनाएं। अब प्रश्न ये उठता है कि उत्सव क्या होता है, तो विजयादशमी उत्सव और भारत में कितने उत्सव मनाए जाते हैं। तो एक पुस्तक है वृत्त चिंतामणि, इसमें उन सभी उत्सवों का उल्लेख है जो भारतवर्ष में मनाया जाता है। भारतवर्ष मतलब अखंड भारत, यानी सांस्कृतिक भारत, आज का राजनीतिक भारत नहीं जिसकी सीमाएं, मैं अखंड भारत की बात कर रहा हूँ। तो उस पुस्तक में विवरण है कि वर्ष भर में कुल 2600 उत्सव भारतवर्ष में मनाए जाते हैं, यानी 365 दिन में 2600 उत्सव। औसत आप निकालेंगे तो प्रतिदिन 8 उत्सव। कुछ उत्सव हो सकता है किसी एक जिले में, किसी एक ग्राम में मनाया जाता होगा, लेकिन कुल उत्सवों की संख्या 2600 और इसलिए हमें उत्सव प्रधान देश कहा जाता है। और आप देखेंगे तो 712 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण हुआ था आतताई। उसके पहले विशाखाएं, गुणाएं, पाषाण, उन्होंने हमारे किसी न किसी विभाग पर अपना शासन स्थापित किया, लेकिन वो हमारे साथ घुल मिल गए। और 712 ईस्वी से जो आतताई आया, यानी 1300 वर्षों तक कहीं ना कहीं हमारे किसी न किसी भूभाग पर विदेशी का शासन रहा। लेकिन आज भी हमारी संस्कृति जीवित है, आज भी हमारी सभ्यता जीवित है। इसका सबसे बड़ा कारण यही है क्योंकि हम उत्सव प्रधान देश हैं। हमारे समान कितने सारी सभ्यताएं थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता, आपको नाम यूनान की सभ्यता, 40 से 45 सभ्यताएं थी, लेकिन वो सभी सभ्यताएं मिट गई। लेकिन भारत की सभ्यता आज भी जीवित है और आज भी भारत विश्व गुरु है। तो उत्सव, अब संघ ने 6 उत्सवों को मनाने का निर्णय है, जिसमें से आज हम विजयादशमी उत्सव यानी संघ का स्थापना दिवस मनाना है। विजयादशमी उत्सव कब से मनाया जाता है? एक प्रश्न। जब से भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, उसके समय से नवरात्रि प्रारंभ हुई। विजयादशमी उसके पहले से हुई, लेकिन नवरात्रि का पूजन उस समय से प्रारंभ हुआ। और विजयादशमी के ही दिन राजा युधिष्ठिर का राज्याभिषेक। आज ही के दिन भगवान श्री राम ने रावण को पराजित किया। आप सोचिए, एक राजकुमार जिनको सिंहासन मिलने वाला, विश्व का सबसे बड़ा सिंहासन, क्योंकि अयोध्या उस समय पूरे विश्व का केंद्र था। और उन्हें कहा जाता है कि पिताजी के वचन को पूर्ण करने के लिए आप जंगल चले जाइए, वनवास पर चले। वो राजकुमार 14 वर्षों तक वनवास में रहता है और जिसके पास अपनी कोई सेना नहीं रहती है और उनकी पत्नी का अपहरण कौन करता है, तो बहुत शक्तिशाली रावण बहुत शक्तिशाली रहता है और अनस्किल्ड अप्रशिक्षित सेना के साथ भगवान श्री राम रावण को हराते हैं। क्या कारण था कि रावण को पराजित किया? तो कारण, सबसे बड़ा कारण था कि रावण बुराई का प्रतीक था और भगवान श्री राम अच्छाई के प्रतीक थे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, यानी बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, अच्छाई कितनी भी खराब से खराब स्थिति में क्यों न हो,
बुराई हमेशा अच्छाई से पराजित होती है। विजयदशमी यही संदेश हमें देता है। महिषासुर का हम सभी जानते हैं, माँ दुर्गा 9 दिनों तक युद्ध करती है और 10वें दिन विजयदशमी के दिन वो महिषासुर का वध करती है। महिषासुर जो राक्षस था वो सभी देवताओं को परेशान करके रखते थे और सभी देवता मिल करके माँ दुर्गा के रूप में शक्ति की आराधना करते हैं और तब जा करके महिषासुर का वध होता है। यानी अच्छाई कितनी भी कमजोर स्थिति में क्यों ना हो, वो हमेशा बुराई को हरा देगी। अंत में बुराई हारेगी ही। अंत में जो रावण तरीके के लोग होंगे जिनके अंदर अहंकार होगा वो हारेंगे। विजयदशमी हमें यह संदेश देती और यह शौर्य का दिवस है। शौर्य का दिवस यानी हम शास्त्र का तो पूजन करते ही, हम ये याद रखें कि हम शस्त्र और शास्त्र दोनों को साथ लेकर के चलने वाले हैं। हम 9 दिन शक्ति की आराधना करते हैं ना, हम ये याद रखें कि हम शांति का संदेश तो विश्व को देते ही हैं। हम भगवान बुद्ध के रूप में शांति का संदेश देते हैं विश्व को। लेकिन जब कोई हम पर बुरा निगाह डालेगा, कोई हम पर हमला करेगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था ना, जब धर्म लगे थे कि मुझे गदा कह दो लेकिन हिंदू मत कहो, हिंदुओं की वो स्थिति हो गई थी, आपको विभिन्न प्रकार के कर देने पड़ते थे, जजिया कर, यानी आप हिंदू हैं तो आपको ये विभिन्न प्रकार के कर देने पड़े। उस समय छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1674 ईस्वी में हिंदवी स्वराज की स्थापना की। तो आज के दिन विजयदशमी के दिन महाराष्ट्र में परंपरा आज भी है, सीमा उल्लंघन आज किया जाता है, यानी अपने राज्य की सीमाओं को फैलाया जाता है। और इसलिए आज शौर्य के दिवस में हम सभी हिंदवी साम्राज्य को पुनः कैसे स्थापित करें, पुनः कैसे मजबूत करें, यह हम सभी आत्मचिंतन और आत्ममनन में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विजयदशमी जो उत्सव होता है सभी स्वयंसेवकों के लिए दोहरी खुशी का दिन होता है। एक तो विजयदशमी, दूसरा आज ही के दिन 100 वर्ष पूर्व 1925 में नागपुर के मोंटेवाड़ा में अपने आगे संचालक डॉक्टर केशव अलीराम ढेकेवाल जी ने 16 स्वयंसेवकों के साथ संघ की स्थापना की। उन्होंने यह घोषणा की कि आज से हम संघ प्रारंभ करें। 16 स्वयंसेवकों के साथ संघ प्रारंभ करें। आज 100 वर्षों में हम कहाँ पहुँचे हैं? तो लगभग 70 लाख, जैसा मुख्यमंत्री जी ने बताया, आज हमारे लगभग 70 लाख स्वयंसेवक, 16 स्वयंसेवक पूर्व थे। आज 400 संगठन हमारे चल रहे हैं, जिसमें से 64 संगठन तो अखिल भारतीय स्तर पर। तो ऐसी क्या स्थिति थी कि परम पूज्य डॉक्टर केशव अलीराम ढेकेवाल संघ की स्थापना करनी थी। तो आप उनके जन्म के समय से देख सकते हैं कि डॉक्टर साहब, कई सारे गुण होते हैं लोगों में, तो डॉक्टर साहब में गुण था कि वे जन्मजात देशभक्त, यानी जन्म के समय से ही उनके अंदर देशभक्ति की भावना थी। इसका वो घटना के माध्यम से हम देख सकते हैं। 1897 ईस्वी के उस समय भारत में अंग्रेजों का शासन था, 1897 ईस्वी, और रानी विक्टोरिया के राज्यारोहण का 60 वर्ष पूर्ण हुआ। तो डॉक्टर साहब उस समय 8 वर्ष के थे। वे अपने विद्यालय में, क्योंकि उस समय आप पर अंग्रेजों का शासन था, तो उनका उत्सव आपको भी मनाना पड़ता, तो उनके विद्यालय में भी राज्यारोहण की खुशी मनाई जा रही और बच्चों को लड्डू बांटा जा रहा। तो डॉक्टर साहब को लगा कि यह तो राष्ट्र धर्म की बात है कि जो हम पर शासन कर रहा है उसके राज्यारोहण का हम खुशी मनाएं। अब सोचिए 8 वर्ष का एक बच्चा, वो उस लड्डू को फेंक देते हैं कूड़ेदान में, और जब थोड़े बड़े होते हैं तो जब वो 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं उस समय वंदे मातरम और जय श्री राम ये नारे लगाना देशद्रोह कहा जाता है। अगर आप वंदे मातरम कहेंगे तो आपको कहा जाएगा कि आप देशद्रोही हैं। तो 1904 ईस्वी की बात है और उनके विद्यालय में अंग्रेज निरीक्षक आने वाले। उन्होंने क्या किया, जैसे अपने यहाँ आज की सूचना के लिए हम वेब पद्धति का उपयोग करते हैं, तो एक कक्षा से जब अंग्रेज निरीक्षक पार होते तो सभी बच्चे खड़े होकर ये कहते थे जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अंग्रेज निरीक्षक को बड़ा बुरा लगा और
अंत में उनको उस विद्यालय से निकाल दिया। स्कूली शिक्षा पूर्ण करने के बाद 1906 में वो बंगाल में कलकत्ता में उनका चयन हुआ MBBS, और उन्होंने कलकत्ता उच्च चयन किया MBBS पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं 1905 में बंगाल का 2 भागों में विभाजन हुआ, जिसे कहा जाता है बंग भंग। लॉर्ड कर्जन उस समय वायसराय थे, और उन्होंने मुस्लिम बहुल पूर्वी बंगाल और हिंदू बहुल पश्चिम बंगाल, ऐसा 2 बंगाल उन्होंने बांटा। उनका तर्क था कि प्रशासनिक आधार पर उस समय हमारा जो यह राज्य है वो भी बंगाल का ही भाग था। 1922 तक हमारा जो राज्य हुआ बंगाल का ही था। तो उनका तर्क था कि प्रशासनिक आधार पर बंगाल का विभाजन, किंतु वह हो रहा था मुस्लिमों को तुष्ट करने। 1885 और 1857 के जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, इसके बाद कांग्रेस का स्थापना हुई, तो उसके बाद मुस्लिमों को तुष्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया, मुस्लिम बहुल एक पूर्वी बंगाल का उन्होंने विभाजन करके डाल दिया। और उस समय क्या हुआ कि बंगाल क्रांतिकारियों का गढ़ बन गया। हम सभी जानते हैं स्वदेशी आंदोलन चला, विदेशी वस्तुओं की गोली जलाई जाने लगी, बंगाल के हर घर से लगभग क्रांतिकारी निकलने लगे। बहुत सारे क्रांतिकारियों का नाम, बहुत सारे, मतलब काफी लंबी श्रेणी। तो बंगाल जब क्रांतिकारियों का गढ़ बन गया तो डॉक्टर साहब को लगा कि मैं पढ़ाई के साथ क्रांतिकारी गतिविधियों में भी भाग लूँ, और इसलिए उन्होंने कलकत्ता का चयन किया MBBS पढ़ाई करने। और MBBS पढ़ाई के दौरान वो क्रांतिकारी गतिविधियों में भी सक्रिय रहे, अनुशीलन समिति के सदस्य थे। और बंगाल का जो जनमानस इतना विद्रोह किया, उसी के कारण 1911 में हम स्वतंत्रता संग्राम में बहुत सारे आंदोलन, कोई भी आंदोलन सफल नहीं हुआ। मतलब किसी भी आंदोलन में जो आपका डिमांड था, जो आपका मांग था, वो अंग्रेज पूर्ण नहीं हुई। मात्र एक आंदोलन में अंग्रेज भी हमारे सामने नतमस्तक है। कौन सा आंदोलन? तो जो बंग भंग के खिलाफ आंदोलन है। 1905 से 6 वर्षों तक लगातार आंदोलन चला, और 1911 में बंगाल पुनः एकीकृत, और इसीलिए उसी समय कलकत्ता में जो अंग्रेजों की राजधानी थी उसे परिवर्तित करके दिल्ली ले जाए, ताकि मुसलमान नाराज हों। दिल्ली सल्तनत फिर मुस्लिमों से जुड़ा हुआ एक गौरव का विषय। तो 1911 में जब उनका MBBS पूर्ण हुआ तो वो नागपुर वापस आ गए, और नागपुर वापस आने के बाद वो कांग्रेस के सदस्य रहे। आज 1920 तक कांग्रेस जो स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन चल रहा है उसमें वो लोग कौन सा मांग करते थे? तो वो लोग डोमिनियन स्टेटस का मांग करते हैं। डोमिनियन स्टेटस क्या होता है? तो कनाडा और न्यूजीलैंड, आप अगर देखेंगे तो वहाँ आज लोकतंत्र है, लेकिन कनाडा, न्यूजीलैंड ऐसे 15 देश आज भी हैं जहाँ आज भी जो शासक होता है वो ब्रिटेन का हो। तो कांग्रेस उस समय तक भारत के लिए किसी प्रकार की मांग है, लेकिन सर्वप्रथम परम पूज्य डॉक्टर केशव बलिराम मेघवाल ने 1920 के नागपुर अधिवेशन में, कांग्रेस के अधिवेशन में उन्होंने प्रस्ताव रखा कि अब भारत को पूर्ण स्वराज की मांग करनी चाहिए, और उसी समय से पूर्ण स्वराज की मांग भारत में हुई है। लेकिन 1921 में वो कुछ समय के लिए जेल भी गए, और 3 कारण हुआ जिस कारण से उनका कांग्रेस के मुंह बन गया। कौन सा 3 कारण हुआ? तो 1921 में ही मोपला, केरल का मालाबार जिला में मुस्लिम किसानों को मोपला कहा जाता है। मोपला का आप लोग नाम सुने होंगे, वीर सावरकर की एक पुस्तक थी। तो मोपला में क्या हुआ कि मुस्लिमों ने हिंदुओं का नरसंहार किया, बहुत विभत्स नरसंहार किया। इतना विभत्स नरसंहार किया कि कई सारे कुएं जो है वो हिंदुओं की लाशों से भर गए। आपके मंदिरों में गौ हत्या किया गया। इस तरीके की विभत्स घटना हुई केरल के मालाबार जिले में। कौन किया? मुस्लिम किसानों ने किया। लेकिन उस समय क्या था कि कांग्रेस के लोगों के आंख में पट्टी बंधी थी। उन्हें लगता था कि अगर हिंदू और मुसलमान एक साथ स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेंगे तो हम स्वतंत्र हैं। तुष्टीकरण नीति, और इस तुष्टीकरण की नीति के कारण मोगला कांड का कांग्रेस ने विरोध तक नहीं किया, और एक वाक्य तक उन्होंने इसके खिलाफ नहीं किया। तो डॉक्टर साहब को यह पहला बहुत बुरा लगा। दूसरा उनको क्या बुरा लगा
तो खिलाफत आंदोलन आपको नाम सुना 1919 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब तुर्की के खलीफा को अंग्रेजों ने हटा दिया तो विश्व भर के मुसलमान एकजुट होकर के तुर्की के खलीफा के पुनर्स्थापना के लिए आंदोलन कर रहे थे। भारत में भी अली बंधुओं द्वारा एक आंदोलन चलाया गया जिसे नाम दिया गया खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से कोई लेना देना नहीं, लेकिन महात्मा गांधी और कांग्रेस को क्या लगा कि खिलाफत आंदोलन में अगर हम मुसलमानों का साथ देंगे तो मुसलमान स्वतंत्रता संग्राम में हमारा साथ है और खिलाफत आंदोलन का समर्थन करने को ऐतिहासिक भूल मानता है। वहीं से द्विराष्ट्र का जो सिद्धांत टू नेशन थ्योरी मतलब भारत और पाकिस्तान नाम के दो देश बने इसका जो मूल है वो खिलाफत आंदोलन के समर्थन से ही हुआ। और तीसरा कारण क्या था उनका कांग्रेस से वो बनता क्योंकि कांग्रेस में उस समय दो धड़े थे, नरम दल और गरम दल। नरम दल वाले क्या करते थे तो वो चुनाव लड़ते थे, वो अंग्रेजों की चाटुकारिता करते थे और अंग्रेजों को संवैधानिक तरीके से हटाने का ऐसा डील रहा। और गरम दल वाले क्या करते थे वो सीधे पे गोली खा क्रांतिकारी। तो नरम दल वालों को ये दृष्टि थी तो ये भी डॉक्टर साहब को गलत करा और उन्होंने 1923 के आसपास कांग्रेस से अलगाव कर लिया, कांग्रेस से दूरी बना और नागपुर में ही एक शुक्रवारी तालाब है उसके समय वहाँ पर गणेश चतुर्थी गणेश उत्सव जो महाराष्ट्र में होता है 10 दिन तो उसके बाद वहाँ पर गणेश विसर्जन के समय दंगे मुसलमानों ने कहा कि यहाँ से आपको जाना नहीं और कांग्रेस ने उस समय डॉक्टर साहब को अकेला किया। तो डॉक्टर साहब को लगा कि अब हम कुछ अलग काम करें। उस समय तक हिंदू महासभा की स्थापना भी हो गई, किंतु डॉक्टर साहब ने बहुत आत्ममंथन और चिंतन के बाद ये तय किया कि जब तक इस देश का मूल निवासी मतलब जो इस देश को अपनी पृथ्वी अपनी मातृभूमि अपनी पुण्य भूमि मानता है, जिसके माता पिता भी इस देश के हैं, जिसके भगवान भी इस देश के, जो हर तरीके से इस देश का है, वो जब तक एकजुट नहीं होगा, उसके मन में जब तक राष्ट्र की भावना नहीं आएगी तब तक इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हम अगर स्वतंत्र हो भी जाएंगे अंग्रेजों से तो पुनः किसी का गुलाम नहीं करेंगे। और इसलिए 1925 में उन्होंने संघ की स्थापना की। संघ का उद्देश्य क्या है? संघ का उद्देश्य है हम शाखाओं के माध्यम से व्यक्ति निर्माण और व्यक्ति निर्माण के माध्यम से राष्ट्र निर्माण, ताकि इस देश का हर नागरिक देशभक्त बने और इस देश को हम पुनः परम वैभव तक लें। तो आज संघ शताब्दी वर्ष तक हम सभी स्वयंसेवक आत्ममंथन करें, आत्मचिंतन करें, क्योंकि अभी 1 वर्ष तक लगातार संघ के कई सारे कार्यक्रम होने वाले हैं। अभी आपको हर घर तक जाना है, अभी आपको हिंदू सम्मेलन करना है, अभी आपको बुद्धिजीवियों का सम्मेलन करना है। कई सारे ऐसे कार्यक्रम आज से प्रारंभ होकर अगले विजयादशमी तक होते रहेंगे। तो भालगुनगढ़ जो अपना खंड है और नरसिंहगढ़ जो अपना ग्राम है, यहाँ संघ का काम कैसे आगे बढ़े। आज शताब्दी वर्ष में हम सभी यह प्रण लें कि आगामी 1 साल और आने वाले सालों तक जब तक कि अपना राष्ट्र पुनः परम वैभव तक ना पहुँच जाए, हम सभी अपने दैनिक कार्य को करते हुए संघ को अपना ज़्यादा समय देंगे। इसी प्रार्थना के साथ, इसी अपेक्षा के साथ
सुशीलं जगद्देन नम्रं भवेत् सुतं चैव यत्कण्टकाकीर्णमार्गं सुतं च मयत्कण्टकाकीर्णमार्गं स्वीकृतं न सुखं कार्ये स्वयं स्वीकृतं न सुखं कारयेत् समुत्कर्षनिश्रेयसस्यैकमुग्रम् परं साधनं नाम वीरव्रतं परं साधनं नाम वीरव्रतं तदन्तः सत्पूर्त्या च ध्येयनिष्ठा तदन्तः सुप्रत्यक्षया ध्येयनिष्ठा तदन्तः प्रजागतु दिव्राणिशं तदन्तः प्रजागतुर्निभ्राणिसम् विजेत्री जनसंगता कार्यशक्तिर् विजेत्री जनसंहता कार्यशक्ति विधायस्य धर्मस्य संरक्षणं विधाय सधर्मस्य संरक्षणं परं वै भवनेतु वेतस्वराष्ट्रं परं वै भवन्नेतु मे स्वराष्ट्रम् समर्था भवत्वा सिकादेशं समर्था भवत्वा शिशापे वृषम् भारत माता की जय भारत माता की जय सूर्य प्रणाम 1 2 वीर आइए मनोज आइए गाड़ी के चलते दिख नहीं रहा।